नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीएमसीएच का पेपर जो कि आज ही कंडक्ट करवाया गया था। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एम्स हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे जिपमर हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, है ना, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ आप सीख जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप अच्छे से पढ़ लेना। अब आप सवाल ये करेंगे कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमें मिलेंगे कहाँ, तो आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप के ऊपर करीबन 70+ पेपर्स तो अपलोड कर दिए गए हैं और अभी और भी पेपर्स अपलोड किए जाएंगे। तो आप उस कोर्स को बाय करके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। चलिए हम इस पेपर से 50 क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए यहाँ पे सवाल जो आपको पूछे गए, पार्ट फर्स्ट आप सभी का अच्छा गया होगा, पार्ट सेकंड में थोड़ी सी दिक्कतें आई होगी क्योंकि थोड़ी सी लेंथी वहाँ पे सवाल पूछे गए थे। देखिए पहला सवाल जो आपको पूछा गया जीएमसीएच के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज रेड ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन। पहला सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया है कि वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो रेड ऑरेंज कलर डिसकलरेशन कर देती है यूरिन का। सवाल आपको बिल्कुल सिंपल पूछा गया तो जवाब भी आपको सिंपल से यहाँ पे देना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। बाकी आप ऑप्शंस देखते रहना, ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास भी। नॉर्सेट का एग्जाम देना है आपको, जिपमर का एग्जाम देना है ना, और यूपीसीएचओ का भी एग्जाम देना है किन्हीं को। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट सवाल देखिए, एब्सेंस ऑफ बॉवेल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपको क्या कहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, एक बार आप प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स पढ़ के देखना और फिर इस पेपर को आप पढ़ के देखना। आप ये कहोगे कि सर सच में यहाँ पर 70+ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पूछे गए हैं। आप खुद बोल दोगे जब आप एनालिसिस करोगे। पहले आप पूरे जो भी प्रीवियस पेपर्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं उनको आप एक बार पढ़ना, उसके बाद इस पेपर को पढ़ना। आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि सर वाकई में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, एक पर्सन था जिसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, उसके बाद में उस पर्सन में बॉवेल साउंड्स एब्सेंट है। बॉवेल साउंड्स बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है, ना ही कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम ज़रूर हो रखी है उसको, लेकिन बॉवेल साउंड अभी तक एब्सेंट है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी पैरालाइटिक एलियस। पैरालाइटिक एलियस ऑप्शन सी जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया, अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट द थेराप्यूटिक डोज इज नॉन एज। बिल्कुल आपको एक डेफिनेशन दी गई है, पूरी डेफिनेशन दी गई है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये डेफिनेशन है किसकी, अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। जो भी ड्रग्स होती है वो अनवांटेड है और उसके जो भी अवॉइडेबल जो भी फार्माकोडायनेमिक एक्शंस होते हैं या फिर इफेक्ट होते हैं उनको क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक डोज। आपने दी क्या है, थेराप्यूटिक डोज, लेकिन उसके ऐसा तो है नहीं कि वो डोज सिर्फ जो वहाँ पे जिस ऑर्गन पे काम कर रही है वहीं काम करेगी, वो कुछ साइड इफेक्ट भी डालेगी। तो वहीं तो डेफिनेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे क्या करना था आपको आंसर में, ऑप्शन बी साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन आपको पूछी गई थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, इतना ईजी सवाल है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज पैप्टिक अल्सर डिजीज। पैप्टिक अल्सर डिजीज के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी। ऑप्शन साथ साथ में आप पढ़ते जाना दोस्तों। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पैप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है। तो ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, when the amount of amniotic fluid exceed 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। बिल्कुल आपको डेफिनेशन दी गई है पॉलीहाइड्रोमनियोज की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड पॉलीहाइड्रोमनियोज। यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी अमाउंट बढ़ रही है, 2000 ml या फिर 2 लीटर से ज़्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोज। बाकी जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है वो आप पढ़ते रहिएगा। मैं फटाफट से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है। अभी नॉर्थ सेट की एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं। मैं आप सभी से
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। देखिए अगला सवाल, लिमिट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन, उसकी लिमिट कितनी है, कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड 21 डेज। 21 दिन में बर्थ रजिस्ट्रेशन हो चाहे डेथ रजिस्ट्रेशन हो, दोनों की एक ही दिन है, मतलब 21 दिन। 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इन आइडेंटिकल ट्विन, ओबीजी का सवाल है, आइडेंटिकल ट्विन है, वेयर द फिटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। आइडेंटिकल ट्विन यानी कि यूट्रस के अंदर ट्विन्स है। अब यहाँ पे सवाल में आपको क्या बोल रहा है आगे, ये एक कॉमन कोरियन से, जो फिटस है इनमें कोरियन क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों में एक ही है ना। अब सवाल आगे आपको ये पूछा जा रहा है कि इनमें प्लेसेंटा कितनी होगी। ट्विन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो कर दे, दो जिन्होंने कर दिया है उनका आंसर गलत हो गया है ना। यहाँ पे आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट 1, जिन्होंने 1 किया है, अगर एक कोरियन है, मतलब जो कोरियन है वो कॉमन है आइडेंटिकल ट्विन के अंदर, तो प्लेसेंटा इनमें कितनी होगी, एक ही होगी। तो जिन्होंने एक किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी बाय टेकिंग। सवाल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला ज़रूर होगा, ऐसे सवाल आप लोग पढ़ते भी नहीं है और प्रीवियस एग्जाम्स में वैसे पूछे भी नहीं गया है। ये सवाल तो वैसे प्रीवियस एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, बट आगे पूछा जा सकता है जीएमसीएच के एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी के लिए क्या लेते हैं। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन फर्स्ट एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ना तो विस्की देने की ज़रूरत है ना कैफीन देने की ज़रूरत है, हाई कैलोरी फूड बिल्कुल ज़रूर लेते हैं वो, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी और मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के लिए। ओके, राइट आंसर आपको ऑप्शन फर्स्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ नर्स रिकॉर्ड इंक्लूड द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नर्स रिकॉर्ड रखती है उसके सभी साइलेंट फीचर्स है, सभी के सभी क्या है, साइलेंट फीचर्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सी, जैसे कि इस बंदे का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। काउंटर साइंड बाय डॉक्टर, ये एक जो नर्सेज रिकॉर्ड रखती है उसका एक साइलेंट फीचर नहीं है, बाकी सभी फीचर्स है। ऑप्शंस ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि आपको एक फीचर भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शंस आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट। जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं उनसे डिफेंड करने की जो एबिलिटी होती है ह्यूमन बॉडी की, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूनिटी। बिल्कुल सिंपल सवाल आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिफ्थ डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज। बिल्कुल पूछा गया है कि 5वीं डिजीज या फिर जो फिफ्थ डिजीज है उसको और किस नाम से जाना जाता है। आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, इरिथमा इन्फेक्शियसम। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर करना था। बाकी जिन्होंने अदर ऑप्शंस किए हैं तो वो तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर ही लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में। मैंने क्या कहा था अभी, यही तो कहा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप एक बार उठा के देखना, पढ़ के देखना, फिर आप इस पेपर को एनालाइज करना, फिर आप बताना कि सर वाकई में प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड एम्पुला। एम्पुला वाला पार्ट जो है वो मोस्ट कॉमन पार्ट है फर्टिलाइजेशन के लिए। सवाल यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है यूट्रस के आउटसाइड, अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसकी मोस्ट कॉमन साइट भी पूछ ले तो आप आंसर में करना एम्पुलर पार्ट, जो फेलोपियन ट्यूब है, या फिर ट्यूबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप बोल सकते हैं ना। मोस्ट कॉमन ट्यूबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, वो भी एम्पुलर पार्ट में ही होती है, ये भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ असेप्टिक सर्जरी। असेप्टिक सर्जरी के पिताजी का नाम आपको पूछा गया है कि असेप्टिक सर्जरी के पिताजी कौन थे, या फिर मतलब असेप्टिक सर्जरी को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, जोसेफ लिस्टर। जैसे कि इस बंदे ने ऑप्शन सेकंड ही किया है तो इसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, अक्टूबर 10। 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट
किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, आगे आपको पूछा जा सकता है और प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, शोल्डर डिस्टोशिया इज मैनेज्ड बाय, ये सवाल बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। शोल्डर डिस्टोशिया को मैनेज करने के लिए कौन सा मैन्यूअर यूज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नॉर्थ साइड में भी आपको मिल सकता है, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूअर। बाकी ऑप्शन आप पढ़ते रहना। मैक रॉबर्ट्स मैन्यूअर जो है वो शोल्डर डिस्टोशिया को मैनेज करने के लिए यूज लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज़ डैश 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 क्रोमोसोम्स। तो ये तो आप सभी को पता है, बिल्कुल आप 6वीं 7वीं से जब साइंस आपने पढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ से आप पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 46। टोटल जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स होती है उसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन द मेल इज। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न ज़रूर पैदा कर रहा है ये सवाल, क्योंकि इसमें स्टेरिलिटी भी दे रखा है और मेनिंजाइटिस भी दे रखा है ना। ये दो ऑप्शंस आपको लगे होंगे कि यहाँ से आपको आंसर करना था, बट यहाँ पे आपको जो आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। असेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है मम्स का क्या है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है। स्टेरिलिटी भी होता है, बट स्टेरिलिटी होता किससे है? ऑर्थराइटिस आर्थराइटिस पढ़े होंगे आपने, मम्स के कॉम्प्लिकेशन ऑर्थराइटिस आर्थराइटिस असेप्टिक मेनिंजाइटिस। इन मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस है, ऑर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, इनकी वजह से स्टेरिलिटी होती है, ना कि मम्स का कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी है। ये किसकी वजह से हो रहे है? मेनिंजाइटिस एंड ऑर्थराइटिस की वजह से। जिन्होंने ऑप्शन सेकंड किया था, फिलहाल अभी हम देखते हैं कि जीएमसीएच इसका आंसर मानता क्या है, बट जो मेनिंजाइटिस और आर्थराइटिस और ऑर्थराइटिस है वो तो मेन कॉम्प्लिकेशन मम्स के हैं, उनकी वजह से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी होती है। बाकी देखते हैं जीएमसीएच मानता क्या है। फिलहाल तो यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस ही करना था। ओके, अगला सवाल देखिए, पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। बहुत ही अच्छा सवाल है, पल्स प्रेशर की डेफिनेशन आपको पूछी गई। कितने इजी सवाल जीएमसीएच पूछ रहा है ना। बाकी आपको आगे देखने को मिलेगा, थोड़े से हार्ड भी आएंगे, अभी तो ईजी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। और ये नॉर्मली कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। 120/80 ये क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? पल्स प्रेशर। तो ये आपका नॉर्मल 40 हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो नर्सिंग केयर प्लान है उसका मेन एम क्या है ना। बेड साइड जो भी मोबिलिटी असिस्ट करते हैं इनका मेन जो एम है वो क्या है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही एम है। इनको अच्छे से पढ़ लेना क्या है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, द रोल ऑफ नर्स इन ए कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड इसेंशियल इंक्लूड। देखिए, कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट आप कर रहे हैं एज ए नर्स, पेशेंट आपके पास में है डिप्रेशन का। कौन सा पेशेंट है? डिप्रेशन का पेशेंट है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है इसेंशियल केयर आप क्या देंगे या फिर क्या आपका यहाँ पे रोल रहेगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जो भी डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू। ओके, मतलब जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो यूज़ करते हुए इन पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि ये डिप्रेशन से बाहर आ जाए। जैसे कि जो फेल हो जाते हैं वो स्ट्रेस में, टेंशन की कंडीशन में चले जाते हैं। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1000 वैकेंसी आई है तो 1000 पे आप सभी को 1 लाख को लगा दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो पढ़ेगा वहीं आगे बढ़ेगा। तो आपको टेंशन और स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी कीजिए, अगली बार आएगा आपका नंबर, ज़रूर आएगा। जब अगर आप तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट बार आपका नंबर ज़रूर आएगा। तो आपको डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो आप पढ़िए, मैंने आपको जो बताया प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एक्सेप्ट। सवाल बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि सभी के सभी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है जो प्रिवेंटेबल है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी,
ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कैनुला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो प्रिवेंटेबल है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट डायरेक्ट कॉज ऑफ बैड सॉर इन ए पेशेंट। ये सवाल चाहे एक्सेप्ट से पूछ लो, चाहे जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया इस प्रकार से पूछ लो, बात एक ही है ना। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, नॉट डायरेक्ट कॉज, बेड सोर पेशेंट में अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्ट कॉज कौन सा नहीं है, या फिर एक्सेप्ट से पूछा जाता तो भी वही होता कि एक को छोड़कर, बाकी सभी बेड सोर कॉज करते हैं एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ड्रग रिएक्शन से कोई बेड सोर नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पोर सर्कुलेशन होगा अगर अफेक्टेड पार्ट में तो बेड सोर होगा, प्रोलॉन्ग अगर कोई पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहता है तो उसमें, या फिर कोई भी अदर पोजीशन भी यूज़ कर रहा है और प्रोलॉन्ग टाइम तक वो यूज़ कर रहा है तो प्रेशर सोर हो सकता है। कंस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पार्ट, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट के अगेंस्ट कोई प्रेशर लग रहा है तो भी प्रेशर सोर हो सकता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा एक मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। दोस्तों एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल ना पूछकर नोट यहाँ पे दे रखा है, बस आपको समझने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को बता रहा है, बाकी सभी इंट्रासेलुलर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम एक एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो यहाँ पे बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी इंट्रासेलुलर है, आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, हाइपोवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरवोलेमिया सभी कंडीशन से हो सकता है एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे अर्ली रीनल फेल्योर, इससे भी होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन फर्स्ट से होगा हाइपरवोलेमिया। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है तो इससे भी हाइपरवोलेमिया होगा। एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन कर रहा है तो भी हाइपरवोलेमिया होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछा है आपको एक्सेप्ट एक को छोड़कर, यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी, डायरिया से क्या होगा, हाइपरवोलेमिया नहीं होगा, यहाँ पे हाइपोवोलेमिया होगा डायरिया से। तो एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया, आंसर आपको करना ऑप्शन सी, जिन्होंने किया ऑप्शन सी उनका आंसर राइट है। अगला सवाल देखिए, नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर, हॉस्पिटल्स में मोस्ट कॉमन जो मेडिकेशन एरर है नर्सिंग केयर के अंदर जो देखने को मिलता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको आंसर में करना था ऑप्शन फर्स्ट, बाकी देखते हैं GMCH मानतिक है, बट यहाँ पे आपको आंसर में करना था एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेज एंड इन्फ्यूज़न रेट और जो डोज है, जैसे आपको बोला गया था कि सेप्टाइजोन जो है वो 500 mg देना है, कितना 500 mg ही देना है, यानी कि 1 ग्राम की एम्पूल आती है तो उसमें से हाफ डोज ही देनी थी। लेकिन बाय द वे नर्सिंग केयर कर रहे थे उस दौरान जो नर्स है उसने क्या किया, पूरे 1 ग्राम को ही डाइल्यूट कर दिया NS के अंदर और पेशेंट को इन्फ्यूज करवा दिया। तो ये क्या है, मतलब ये एरर जो है ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल, जब भी हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग केयर वगैरह दे रहे हैं तो ये जो मेडिकेशन एरर है ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। बाकी देखते हैं GMCH मानता है क्या। फिलहाल यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ ए फ्ला एट विच स्टेज। देखिए मेडिकेशन एरर का फिर से सवाल पूछा गया है, मोस्ट ऑफ मेडिकेशन एरर जो है वो कौन सी स्टेज जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब मेडिकेशन एरर की कौन सी स्टेज मोस्टली देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, प्रिस्क्राइबिंग, मतलब हो सकता है पेशेंट ने कंप्लेन जो की है वो कंप्लेन जो भी डॉक्टर है या फिर नर्स है जिसने भी ये मेडिकेशन मतलब जो भी प्रेस्क्राइब कर रहा है, हो सकता है उसने पेशेंट ने प्रॉब्लम बताई और डॉक्टर ने क्या किया कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहा था, साथ ही साथ कोई अदर मेडिकेशन भी उसने लिख दी, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो ये क्या एक प्रकार का मेडिकेशन एरर है। तो मतलब प्रेस्क्राइबिंग जो है वो यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए अभी तो यही आपको आंसर में मानना है, प्रेस्क्राइबिंग जो है मोस्ट कॉमन एरर है मेडिकेशन एरर फ्लाइन स्टेज के अंदर। बाकी देखते हैं GMCH मानता क्या है। फिलहाल यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट इसमें 25वें क्वेश्चन में और 26वें में भी ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है वो राइट आपको मानना है। बाकी देखते हैं GMCH मानता क्या है। अगला सवाल देखिए, विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन ए पेशेंट। नॉर्मल हार्ट रेट पेशेंट जो है उसके अंदर नॉर्मल हार्ट रेट है तो इसको किस टर्म से हम
डिनोट करेंगे? ये आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे टेकीकार्डिया दे रखा है, साइनस रिदम दे रखा है, ब्रेडिकार्डिया दे रखा है एंड एसिस्टोल दे रखा है। तो दोस्तों ये तो 3 वर्ड्स अलग ही दिखाई दे रहे हैं आपको, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एसिस्टोल। ये तो नॉर्मल हार्ट रेट हो ही नहीं सकते, ये तो नॉर्मल हार्ट रेट हो ही नहीं सकते। तो बचा कौन? ऑप्शन बी, साइनस रिदम ही बचा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर करना था। नॉर्मल हार्ट रेट पेशेंट को डिनोट करते हैं साइनस रिदम से। अगला सवाल देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ ए पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। मतलब नर्सिंग प्रोफेशनल में पेशेंट के आप क्या कर रहे हैं, वाइटल साइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यानी ये जो वाइटल साइन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, है ना? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। जो पेशेंट है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन से, और कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं ड्रग्स के, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए वाइटल साइंस हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज ओवर ऑरल टेम्परेचर ऑफ। ऑरल टेम्परेचर कितना आए कि जिसको हम क्या बोलेंगे, फीवर, यानी फीवर हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर आ रहा है या फिर इससे अबव आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फीवर। ऑरल टेम्परेचर से अगर ये टेम्परेचर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीवर है। ओके, अगला सवाल देखिए, इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय। जो फ्लूइड बैलेंस है वो पेशेंट के अंदर किसको इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है मॉनिटरिंग ऑफ वेट। वेट को मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट चार्टिंग, आईओ चार्ट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं फ्लूइड बैलेंस से। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम फ्लूइड बैलेंस से करते हैं। आपने पढ़ा होगा कैपिलरी रिफिल टाइम, पढ़ा होगा आपने, सभी ने पढ़ा है ना? तो जो कैपिलरी रिफिल टाइम है उसमें क्या करते हैं, जो स्किन है उसको पिंच करते हैं, तो उससे हम चेक करते हैं। तो वो फ्लूइड बैलेंस से ही पता चल पाएगा कि कितनी क्या इलास्टिसिटी है, कितना क्या टाइम लग रहा है, जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो कितना क्या आ रहा है। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देखिए, 2022 की थीम आपको पूछी गई है कि 2022 की जो नर्सेज डे की थीम है वो क्या है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, और ये आपको एम्स नॉर्सेट जिम्मर के एग्जाम में भी मिल सकता है, मे बी, कन्फर्म आपको 100% नहीं कह रहा हूँ, बट मे भी मिल सकता है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, द नर्सेज डे इज़ सेलिब्रेटेड टू कॉमोमरेट। मतलब जो नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन थी जिसकी वजह से नर्सेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर किसके बर्थडे पे हम ये जो नर्सेज डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। 12 मई को नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी को पता है 12 मई को। तो 12 मई को हुआ क्या था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आपको आंसर में कर देना ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखिए, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग डायमेंशंस एक्सेप्ट। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसके अंदर सभी डायमेंशंस इंक्लूड किए गए, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी, वोकेशनल। ये इस डेफिनेशन के अंदर डायमेंशन इंक्लूड नहीं किया गया, बाकी मेंटल, सोशल, फिजिकल ये सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफ स्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। मतलब वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जो सभी लाइफ स्टाइल बिहेवियर को अफेक्ट करती है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया। जिन्होंने ऑप्शन सी हाइपरटेंशन किया उनका आंसर बिल्कुल राइट है, बाकी जिन्होंने और ऑप्शंस किए हैं उनका आंसर गलत हो गया। ये सभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को चेंज करती है, मतलब लाइफ स्टाइल जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट करती है। डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये सभी। ओके, अगला सवाल देखिए, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्स इंक्लूड। जो भी हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज़ है वो जो भी नर्स है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी को इंक्लूड किया गया। मतलब किसको इंक्लूड किया गया है, सवाल तो ये पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनको आप रीड कर लेना, ये सभी के सभी हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ओके, काउंसलिंग आप दे रहे हैं, रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आप दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मतलब आपको दिक्कत हुई नहीं होगी क्योंकि 2 बार काउंसलिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी आपको चूज़ कर ही लेना था, क्योंकि 2 में तो आप कर ही नहीं सकते कि हेल्थ प्रमोशन काउंसलिंग से दोनों ही करेंगे, है ना। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। बहुत ही अच्छा सवाल है। यूरिनरी
जो सिस्टम है उससे 4-5 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। सवाल आपको पूछा जा रहा है कि यूरिनरी जो आउटपुट है वो पेशेंट में क्या बेस्ट इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन। भाई किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बेस्ट इंडिकेट करता है यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे ही तो हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को यूटीआई है कि नहीं है। तो मतलब किडनी के फंक्शंस को बेस्ट इंडिकेट कौन करता है, यूरिनरी आउटपुट। अगला सवाल देखिए, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो पेशेंट के अंदर हम इजीली असेस कर सकते हैं, किसके थ्रू। तो देखिए ब्लड प्रेशर, इसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हाइपोवोलेमिया होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। मतलब हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया ऐसी कंडीशंस होगी तो उनमें सभी जो फ्लूइड वॉल्यूम्स है वो भी अल्टर्ड होगी, है ना। तो ब्लड प्रेशर से भी हम चेक कर सकते हैं, पल्स रेट से भी हम चेक कर सकते हैं। बढ़ी हुई है तो मतलब ब्लड की कमी हो रही है ना, पंप धीरे कर रहा है, या फिर हाइपोवोलेमिया मतलब हाइपोटेंशन की कंडीशन हो रही है तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं। यूरिनरी आउटपुट से तो हम चेक करते ही करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ने यूरिनरी आउटपुट किया होगा, है ना। आंसर ऑलमोस्ट ने यूरिनरी आउटपुट ही किया होगा, आगे आपने ऑप्शन पढ़ा ही नहीं होगा कि ऑल ऑफ द अबव भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी। आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको ग्लव्स पहने ही पहने, मैंडेटरी मतलब नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट, कौन सा वो पेशेंट है जिसकी आप केयर कर रहे हैं, उस दौरान आपको ग्लव्स पहने ही पहने हैं। तो आपको आंसर में करना था ऑप्शन सेकंड, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद में अगर आप पेरिनियल केयर दे रहे हैं जो भी लेडीज़ है उसको, तो उस दौरान आपको ग्लव्स पहने ही पहने हैं, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। ओके, अगला सवाल देखिए, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट, फिर से आ गया यूरिनरी सिस्टम से सवाल। यूरिनरी आउटपुट पूछा गया है, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है, आपको ये पूछा गया है। बिटवीन, आप तो बस बिटवीन बता दीजिए कि कितनी नॉर्मल वैल्यू, रेंज में बता दीजिए कितना क्या नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 0.5 to 1.5 ml पर kg पर हावर, ये नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होता है। और ऐसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। आप सभी को मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर से आप अच्छे से पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बाकी सभी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगला सवाल देखिए, एमंगेस्ट फैट्स द कैटेगरीज दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर ए हेल्दी बॉडी आर। जो भी हेल्दी पर्सनस होते हैं या फिर हेल्दी बॉडी है, उनको मिनिमल कंज्यूम मतलब कम से कम कौन सी वो फैट है जो यूज़ करनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन कम से कम करना चाहिए। ओके, अगला सवाल पूछा गया, वहीं पूछा गया यूरिनरी सिस्टम से, amongst the following which of the correct measurement of urinary output। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया। कौन सा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल देखिए, द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस है उनका जो एंटीनेटल विजिट किया जाता है वो कब स्टार्ट करते हैं या फिर कितने एंटीनेटल विजिट्स करते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन ए, 4 विजिट। टोटल हम 4 एंटीनेटल विजिट करते हैं, इंक्लूडिंग 1 एज सून एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड 1 एट टाइम। देखिए, एक तो हम कब करेंगे, जब पता लगे कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उस दौरान उस महिला का एंटीनेटल विजिट करना है। एक एंड टाइम पे, एक कब करना है, टाइम पे, बाकी 2 जो विजिट होंगे वो बीच में होंगे, है ना। तो एक तो जब जैसे ही पता चला वैसे ही आपको एंटीनेटल विजिट कर लेना है, और एक टाइम पे, टाइम प्रेगनेंसी जब हो जाए उस दौरान एक विजिट करना है। तो इस प्रकार से 4 जो टोटल विजिट है वो रिकमेंड किए जाते हैं, या फिर 4 विजिट जो है एंटीनेटल विजिट परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फीडिंग कोलोस्ट्रम इन न्यूबॉर्न इज इसेंशियल बिकॉज। जो कोलोस्ट्रम है वो न्यूबॉर्न बेबी को हम फीडिंग करवाते हैं ताकि ये बच्चे को क्या देता है, मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ज़रूरी क्यों है, कोलोस्ट्रम क्यों देते हैं। यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन सेकंड,
इट इज़ न्यूट्रिशन डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज़ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीबॉडीज़ है, और जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कहते हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को कोलोस्टम यानी पहला दूध बच्चे को ज़्यादा पिलाए। ओके, अगला सवाल देखिए, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। अगला सवाल देखिए, फिर से विटामिन का है, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो क्या होगा? इससे होगा रिकेट्स, बच्चों में होगा रिकेट्स और बड़ों में होगा ऑस्टियोमलेशिया। बहुत बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए तो आंसर में कर देना रिकेट्स। और अगर आपको पूछ ले कि एडल्ट्स में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो आंसर में कर देना ऑस्टियोमलेशिया। बहुत बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप पढ़ लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप अच्छे से रीड कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बता दीजिए। अगला सवाल देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मेज़र करते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपने ऑप्शन फर्स्ट किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट किया होगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ब्लड की वो हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। लेकिन आपने आगे ऑप्शंस नहीं पढ़े होंगे, आगे ऑप्शन ये भी दे रखा है कि पल्स रेट। तो आपने बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं होगा और बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत भी किया है। ऑप्शन ए क्या होगा ना, ऑलमोस्ट ने बहुत सारे बच्चों ने। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, बहुत ए एंड बी। पल्स रेट भी पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर होती है और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी मेजर होता है पल्स ऑक्सीमीटर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुत ए एंड बी। अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट सवाल, रेंज ऑफ मोशन डेफिसिट्स। तो देखिए यहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन है उसके रिगार्डिंग पूछा गया कि रेंज ऑफ मोशन में होता क्या है। तो देखिए रेंज ऑफ मोशन का मतलब है पेशेंट्स को मोबिलाइज करना, मतलब इधर उधर टहलने के लिए बोलना, है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल का आंसर क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट, एक्सरसाइज द मूव ईच मसल एंड जॉइंट्स। मसल्स और जॉइंट्स की एक्सरसाइज या फिर इनके मूवमेंट्स की जो एक्सरसाइज है उनको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ मोशन। अगला एंड लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का, बाकी जो सवाल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए लास्ट सवाल क्या पूछा गया है, फॉर ए पेशेंट विथ सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड। देखिए पेशेंट आपके पास में सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी का और आप उसको केयर दे रहे हैं तो नर्स यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे नर्स को क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट करना है। फिलहाल तो यहाँ पे क्या करना है? नर्स को फिलहाल तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर करना है, बाकी तो जब सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद में करेगी, है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट कर दीजिए। ऑप्शन ए जिन्होंने किया उनका आंसर राइट है। फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। जो भी पेशेंट है जिसको सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी हो रखी है उस पेशेंट के सामने बैठना है और उस पेशेंट को आवाज़ क्लियरली बोलना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल के चला गया, है ना। पहले से ही वो सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी का पर्सन है और उसको आप जल्दी जल्दी बोल के भाग गए इधर उधर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंट को क्लियरली बोलना है जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, ताकि पेशेंट को समझ में आ जाए। बाकी जो ऑप्शन है वो आपके गलत है। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चंस अभी इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं। बाकी हम जो 51 नंबर क्वेश्चन है टॉक एंटर रोल से, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है फिर से प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।